क्या आपको कभी टॉयलेट के बाद लगता है कि कुछ बाहर आ गया है? क्या आप डर के मारे किसी को बता नहीं पा रहे? ऐसा ही हुआ मेरे एक पेशेंट के साथ। मेरे पास एक 55 ईयर ओल्ड लेडी आई और उन्होंने 5 साल तक ये बात किसी को नहीं बताई कि मोशन करने के बाद उनके रेक्टम में से या एनल रीजन से एक मांस लटकता रहता था, जिसको उन्हें मैन्युअली पुश करना पड़ता था एंड पुश होने के बाद वो मांस अंदर जाता था, अदरवाइज़ वो मांस वैसे ही बाहर रहता था। तो ये एक स्टिग्मा की बात हो सकती है या फिर शर्म की बात हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें चलना भी मुश्किल हो गया था और बाद में ऐसा होने लगा जब वो खाँसी करते थे, कभी भी वो रेक्टल मांस बाहर आ जाता था। मैं हूँ डॉक्टर अज़हर, आपका कोलोरेक्टल एंड मिनिमल इन्वेसिव सर्जन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें था रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स एक नॉर्मल बीमारी है जिसमें कोई शर्म की बात नहीं है और बहुत ही ईज़िली और अच्छे से ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है। शॉकिंग फैक्ट के बारे में बात करूँ कि 10 में से 8 पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि उनको रेक्टल प्रोलैप्स है। सब लोग यही सोचते हैं कि पाइल्स है। यहाँ तक कि नॉर्मल डॉक्टर्स हुआ, नॉन सर्जन्स, दे आल्सो डोंट एग्जामिन व्हाट इज़ देयर। बट हिस्ट्री अच्छे से लेने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये नॉर्मल पाइल्स नहीं बल्कि ये एक रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। तो मैंने उन मैंने उस पेशेंट का डिटेल इवैल्यूएशन करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म की और आज शी इज़ मच बेटर विदाउट एनी सिम्पटम्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेक्टल प्रोलैप्स क्या है, रेक्टल प्रोलैप्स और पाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल लेवल पे या फिर हिस्ट्री से भी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, लेटेस्ट सर्जिकल ऑप्शंस क्या है, रिकवरी टाइमलाइन क्या है एंड प्रिवेंशन के टिप्स क्या है कि रेक्टल प्रोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 97% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि ये हेल्थ केयर अवेयरनेस और ये वीडियोस ज़्यादा तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली रेक्टल प्रोलैप्स। सिंपल भाषा में समझते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स ये होता है कि जब रेक्टम रेक्टम का मतलब होता है कि जो मलाशय बोलते हैं हम, जिसके अंदर स्टूल्स से स्टोर होते हैं, एंडिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो एनल कैनाल से बाहर निकल जाता है। उसको हम रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। और पेशेंट को क्या फ़ील होगा? टॉयलेट करने के बाद कुछ तो मांस या फिर रेड कलर का फ्लैश एनल रीजन से बाहर आ रहा है और उसको मेनी अ टाइम्स अपने हाथ से अंदर ढकेलना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द टिपिकल हिस्ट्री व्हिच लॉट ऑफ पेशेंट्स गिव। सम पेशेंट्स में कुछ पेशेंट में ये भी होता है कि चलने समय या फिर ज़ोर से छींकने के बाद या खाँसी करने के बाद वो मांस बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है कि बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीज़न्स, बिकॉज़ ऑफ द वीकनेस, रेक्टम इतना लूज़ हो जाता है कि वो बहुत ईज़िली प्रेशर देने के बाद एनस से बाहर आ जाता है। 3 डिफरेंट टाइप के प्रोलैप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ म्यूकोज़ल प्रोलैप्स जो 30% केसेस में होता है, जिसमें सिर्फ इनर लेयर ऑफ द म्यूकोसा और द म्यूकोसल लेयर वो ही बाहर आ जाता है। वो यूजुअली पिंक कलर का रहता है। सेकंड इज़ पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स जो कि 40% लोगों में देखा गया है। वहाँ पे म्यूकोसा के साथ-साथ सब म्यूकोसा भी बाहर आ जाता है, जिसको मैन्युअल रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इज़ फुल थिकनेस प्रोलैप्स जहाँ पे आपका मलाशय या फिर रेक्टम पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जो एक लार्ज मास और ऑब्वियस मास रहता है, जिसको बहुत डिफ़िकल्टी से अंदर ढकेलना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पाइल्स और रेक्टल प्रोलैप्स के बीच में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करना है। पाइल्स जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा, स्वोलन ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब ये एक नसों का गुच्छा है, जो ज़्यादा बाहर आ जाता है एंड यूजुअली पेनफुल है एंड बहुत बार ब्लीडिंग के साथ प्रेज़ेंट करता है। बट प्रोलैप्स में एक्चुअल इंटेस्टाइन का टिश्यू बाहर आ गया रहता है, जो इनिशियली पेनलेस रहता है बट कभी-कभी वो इरिड्यूसिबल होने के बाद पेनफुल हो सकता है एंड सम टाइम इट कैन ब्लीड एज़ वेल। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड है। 85% ऑफ द पेशेंट इसके वुमेन्स होते हैं बिकॉज़ ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एंड द चाइल्ड बर्थ। बहुत सारे लोग पेल्विक डिलीवरीज़ के बाद, नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद या फिर पेल्विक प्रोसीजर्स के बाद इसका शिकार बनते हैं। मैक्सिमम इसकी एज जो रहती है वो 50 टू 70 इयर्स में हमने देखी गई है, बट बच्चों में भी ये कभी-कभी प्रेज़ेंट होता है। इंडिया के अंदर ये कंडीशन बहुत ही अंडर रिपोर्टेड है बिकॉज़ ऑफ द सोशल स्टिग्मा। ये कंडीशन रेयर नहीं है लेकिन इसका अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो क्यों होता है ये रेक्टल प्रोलैप्स? सबसे इम्पोर्टेंट कल्प्रिट इसका है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। 70% ऑफ द लोगों में बहुत सालों तक स्टूल पे स्ट्रेन कर करके या फिर हार्ड स्टूल्स पास करने के बाद या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की वजह से रेक्टल प्रोलैप्स होने लगता है। सेकंड इम्पोर्टेंट कल्प्रिट इसका ये है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़। 60% ऑफ द फीमेल केसेस में मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ इसका बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। क्यों? क्योंकि हर प्रेगनेंसी में पेल्विक फ्लोर वीकनेस होती है या फिर अगर प्री प्रेगनेंसी या फिर प्री डिलीवरी अगर पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं किए होंगे, तो पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है एंड दैट कैन कॉज़ रेक्टल प्रोलैप्स। समटाइम्स ड्यूरिंग द डिलीवरीज़ देयर इज़ टियर और पेरिनियल टियर हो जाता है या पेल्विक फ्लोर में टियर्स हो जाता है। उस वजह से भी ये कॉमनली देखा जाता है। सम पीपल विद क्रॉनिक कफ कंडीशंस और जैसे कि अस्थमैटिक या सीओपीडी पेशेंट जिनमें कफ ज़्यादा है या फिर स्मोकर्स है, उन लोगों के अंदर भी रेक्टल प्रोलैप्स देखा गया है। कुछ लोगों में जेनेटिक रीजंस की वजह से रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है।
एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी कैन ऑल्सो कॉज रेक्टल प्रोलैप्स। चलिए इंडियन स्पेसिफिक फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो प्रोलॉन्ग स्क्वाटिंग या स्ट्रेनिंग में अगर कोई बैठता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉज, डिलेड मेडिकल कंडीशन, स्टिग्मा एंड द शेम विच इज एसोसिएटेड विद द कंडीशन एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगेन। 2023 में एक एम्स ने स्टडी किए थे जहाँ पे बताया था कि 78% ऑफ द पेशेंट्स को फिर 5 years तक सिम्टम्स थे बिफोर इट वाज एक्यूरेटली डायग्नोज एज रेक्टल प्रोलैप्स। सिमिलरली पीजीआई चंडीगढ़ ने एक रिसर्च की थी जिसने बताया था कि रूरल पेशेंट ट्रीटमेंट को डिले करते हैं मोर देन 8 years। रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रेड फ्लैग सिम्टम्स ये है जहाँ पे टिश्यू प्रोट्रूड करता है एनस से, ब्लीडिंग होती है बाउल मूवमेंट के टाइम पे, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग आती है, बहुत बार नॉर्मल समय पे म्यूकोसा डिस्चार्ज होता है, मीन्स एक स्टिकी थिंग जो आपके इनर क्लोथ्स को स्टेन करती है वो डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर कभी कभी थोड़ा पार्ट ऑफ फीसिस भी बाहर निकल सकता है। सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग सिग्नल्स। अर्ली रिकॉग्निशन या इस कंडीशन को इमीडिएटली डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। तो हम इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपके सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या है, कब से है और कितनी सीवियर है। सिमिलरली आपके बावल हैबिट्स कैसे है, तो हम बावल हैबिट डायरी मेंटेन करते हैं पेशेंट्स की, जिससे वजह से हम लोग को पता चलता है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द बावल हैबिट्स, जैसे कि पहले 3 बार मोशन करते थे या फिर पहले 1 बार मोशन करते थे एंड बाद में उनको 2 से 3 बार मोशन करने की जरूरत पड़ती है, या फिर कभी कभी फीसिस निकल जाती है बाहर। सिमिलरली हिस्ट्री में प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी की हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन, देख के कि पेशेंट को कैसे लग रहा है, उसके बाद पेशेंट को हम लोग स्ट्रेन करने के लिए बोलते हैं। आफ्टर स्ट्रेनिंग वी कैन सी इफ देर इज एनी प्रोलैप्स एंड देन देर आर सम स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट के अंदर हम लोग देखते हैं डिफिकोग्राफी, या तो एक्सरे डिफिकोग्राफी या तो एमआरआई डेफिकोग्राफी। इन दोनों के अंदर हमें आइडिया आ जाता है कि इफ देर इज एनी प्रोलैप्स एसोसिएटेड विद द मोशंस। देन देयर इज वन स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो आपके रेक्टम के और एनल कैनाल के प्रेशर्स को मेजर करती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री, जो भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा या फिर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लास्ट एक टेस्ट है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी खास करके हम तब करते हैं जब हमें ये डाउट होगा कि रेक्टल प्रोलैप्स की वजह कुछ और है या फिर कोई और पैथोलॉजी से जिसे हमें डायग्नोस करना है, जैसे कि पॉलिप्स हो गया या फिर कोलोरेक्टल कैंसर्स हो गया, तो इसको भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलोनोस्कोपी। तो यहाँ पे हमारा इवैल्यूएशन एक डिटेल में कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो बेसिक इवैल्यूएशन जो आपका वर्कअप है इंडिया में वो 15 टू 25,000 के बीच में कवर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस विल कवर ऑल दिस टेस्ट एट मोस्ट ऑफ द सेंटर्स। बहुत सारे पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्टर इसको ट्रीट करेगा, तो सर्जन्स इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्जन्स में भी जो लोग कोलोरेक्टल सर्जरीज के साथ ज़्यादा वेल वर्स है या फिर मिनिमल एक्सेस सर्जरीज के साथ वेल वर्स है, उन लोगों के अंदर या फिर हाई वॉल्यूम सेंटर्स जहाँ पे है वहाँ पे प्रेफर करना ज़्यादा बेटर रहता है। प्रॉपर डायग्नोसिस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अगर डायग्नोसिस करेक्ट नहीं हुआ तो आपका ट्रीटमेंट सही हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव अप्रोच या फिर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट डाइटरी मॉडिफिकेशंस के जरिए होता है, जहाँ पे हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं, स्टूल सॉफ्टनेस लेते हैं, पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी बताते हैं एंड देयर इज समथिंग व्हाट इज बायोफीडबैक ट्रेनिंग। ऑल दिस ट्रीटमेंट इज नॉन सर्जिकल और द बेसिक बेसलाइन ट्रीटमेंट व्हिच इज टू बी डन बाय एवरी पेशेंट। सक्सेस रेट है इसमें 15 टू 20% माइल्ड केसेस में सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सर्जिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल। तो सर्जिकल सॉल्यूशंस में देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स व्हिच आर अवेलेबल। ऐसे प्रोसीजर जो नीचे मोशन के रास्ते से करते हैं और ऐसे प्रोसीजर जो हम लोग ट्रांस एब्डोमिनली करते हैं, मतलब पेट के रास्ते से करते हैं। तो मोशन के रास्ते से करने वाली सर्जरीज में वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी है डेलॉम्स प्रोसीजर। डेलॉम प्रोसीजर बहुत ही रिस्क फ्री प्रोसीजर है एंड इसके अंदर काफी कम मॉर्बिडिटी होती है। 30% ऑफ द केसेस में डेलॉम्स प्रोसीजर से काम बन सकता है। देन देयर इज वन मोर प्रोसीजर व्हिच इज कॉल्ड एज आर्टवायर्स प्रोसीजर, जो 25% ऑफ द केसेस में करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैप्रोस्कोपिक रेक्टोपेक्सी या फिर ऐसी सर्जरी जो एब्डोमेन के थ्रू करते हैं उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है, और उसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो 90 टू 95% हो जाता है। द रिकवरी टाइम एंड द इन हॉस्पिटल स्टे इज अराउंड 3 से 5 दिन तक। लेटेस्ट इनोवेशन में अगर हम देखेंगे तो रेक्टोपेक्सी को हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं फॉर बेटर प्रिसीजन एंड फाइन एंड वर्क। लैप्रोस्कोपी के रोबोटिक रेक्टोपेक्सी से 95% सक्सेस रेट है। सिमिलरली ट्रांसएनल प्रोसीजर्स में अराउंड 80 टू 85% ऑफ सक्सेस रेट देखा गया है। तो देखते हैं सर्जरी के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। डे 0 पे आप एनेस्थीसिया के बाहर आके नॉर्मल रिकवरी होती रहेगी। फर्स्ट 2 डेज में आपकी इनिशियल रिकवरी होगी, जहाँ पे आपको नॉर्मल डाइट चालू कर देंगे, लिक्विड डाइट चालू कर देंगे, कैथेटर अगर जाना रहेगा तो वो रिमूव करेंगे। सिमिलरली ऑन द डे 3rd और 4th देयर विल बी प्रिपरेशन फॉर द डिस्चार्ज एंड एट द सेम टाइम्स यू विल गेट एन एडवाइस फॉर द ऑन डिस्चार्ज मेडिकेशंस। और ऑन डिस्चार्ज के बाद घर के अंदर हमें ये देखना रहता है कि आप रेस्ट एंड ग्रेजुअल एक्टिविटीज करें।
बिल्कुल भी वेट लिफ्टिंग के एक्सरसाइजेस ना करें, वुंड की आप केयर कीजिए एंड हाई फाइबर डाइट विद स्टूल सॉफ्टनर्स वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप 2 से 3 हफ्ते के बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज़्यूम करके आपका अपना ऑफ़िस भी रिज़्यूम कर सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका फ़ॉलो-अप कंसल्टेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपको स्ट्रेन करना नहीं है। मोशन में ज़्यादा देर तक वॉशरूम में बैठना नहीं रहेगा। और टॉयलेट हैबिट्स में आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? फिक्स टाइमिंग डेवलप करें, स्ट्रेनिंग को अवॉइड कीजिए, स्क्वैटिंग पोज़ीशन को मॉडिफ़ाई करें। आप ब्रेस पोज़ीशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप कमोड के पास आपके पैरों के नीचे एक स्टूल रख सकते हैं, सो दैट आपका एंगल ऑफ मोशन, एनोरेक्टल एंगल जो हम बोलते हैं, वो एक्यूट रहे और मोशन पास करने में ईज़ी रहे। टॉयलेट में रीडिंग मटेरियल या फ़ोन को लेके जाना अवॉइड करें। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन हम इस कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन में कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट, डेली फाइबर इंटेक जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया 25 टू 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर मील टाइमिंग, रेगुलर टाइमिंग फॉर पासिंग मोशंस, एडिक्वेट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी कोर मसल एंड पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जरूर कीजिए। अगर ज़्यादा डिलेड लेबर है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू कैन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू द पेल्विक फ्लोर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे हमने देखा, रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन, वेट मैनेजमेंट। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग को बंद कर लीजिए एंड क्रॉनिक कफ का इमीडिएट ट्रीटमेंट। सो ये स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्लान्स है फॉर रेक्टल प्रोलैप्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर किसी को सफ़र कर रहा है रेक्टल प्रोलैप्स से, आप बिना शर्माए अपने डॉक्टर से बात कीजिए या फिर एटलीस्ट आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि आपका टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके। तो दोस्तों, कमेंट कीजिए अवेयरनेस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज शेयर हुआ है या कुछ नॉलेज मिला है। कमेंट कीजिए प्रिवेंशन, अगर आप प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को फॉलो करने वाले हो। कमेंट कीजिए सपोर्ट, अगर आपको पता है कि कोई पर्सन इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है और उसको हेल्प चाहिए। कमेंट कीजिए क्वेश्चन, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या स्पेसिफिक क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सब्सक्राइब कीजिए बेयर वाइटल्स को। जैसे मैंने बताया कि 97% ऑफ द व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर बेटर रीच ऑफ दिस वीडियोस। बेयर वाइटल्स पे हेल्थ केयर अवेयरनेस या फिर ये टॉपिक्स के बारे में साइंटिफिकली अवेयरनेस आपको मिलता रहेगा। प्लीज वॉच, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।